क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते थे हो, छुप छुप के रोया करते थे। क्या बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के, क्या बतलाए जाने जा हम तुमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले तुमको ही मांगा करते थे हो, तुमको ही मांगा करते। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वैद्युत धारा का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 इसके पहले करा दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, फटाफट वहां से आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा कोई साल नहीं गया अभी तक जहां से ये चैप्टर से प्रश्न ना पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, यह चैप्टर आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और मैं आपको गाइड करते चलता हूं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मैं आपको हमेशा समझाते चलता आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर आपका कोर्स के साथ बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैंने आपको उसमें विभवांतर तक पढ़ा दिया था, विद्युत विभवांतर तक। उसके अगला आगे का स्केच है आपका विद्युत परिपथ। ठीक है दोस्तों, विद्युत परिपथ जिसको हम सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब सर्किट है क्या, ध्यान दीजिए। सर्किट का मतलब से विद्युत सेल, विद्युत उपकरण, कई चीजों से मिलकर एक सर्किट तैयार होता है। ठीक है, सर्किट उसके बोलते हैं, जैसे कोई बंद परिपथ हो। सर्किट का मतलब आप समझ लीजिए विद्युत परिपथ। जैसे हम विद्युत सेल हो गया, वायर हो गया, कई चीजें, स्विच हो गए, तो ये सब क्या है, सर्किट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ लीजिए विद्युत सर्किट की परिभाषा, यानी विद्युत परिपथ की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन होगी, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, विद्युत प्रवाह, धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे बंद मार्ग का मतलब यहां पर धारा बंद नहीं होगा, जो विद्युत परिपथ का, परिपथ में बोल रहा है, विद्युत का जो प्रवाह है उसके बंद होने की बात नहीं कर रहा है। जहां जैसे मान लीजिए वायर है, ये वायर है, अब वायर के अंदर जो क्या करता है दोस्तों, धारा चलता रहता है या विद्युत धारा आवेश गुजरता रहता है, तो इसी के प्रवाह के बंद मार्ग को, बंद मार्ग का मतलब अगर आप वायर खरीदते हो तो उसके ऊपर प्लास्टिक लगी रहती है, प्लास्टिक से ढका हुआ रहता है, क्योंकि प्लास्टिक में आपका क्या होता है दोस्तों, बिजली नहीं गुजरती। ठीक है, वहां से आवेश प्रवाह नहीं किया जा सकता, इसलिए दोस्तों इसी को हम बंद मार्ग का स्विच ले रहे हो, ये आपका मान लीजिए क्या है दोस्तों, स्विच है। ठीक है, तो स्विच जो होता है, अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो स्विच जो लगता है ये भी क्या, किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, ये विद्युत परिपथ के विद्युत ये परिपथ के अंतर्गत आता है। विद्युत परिपथ का मतलब होता है सर्किट। ठीक है, सर्किट, जैसे सर्किट क्या क्या हो गए, सेल हो गया, विद्युत उपकरण हो गया, स्विच हो गया, तार हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, विद्युत परिपथ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब तो समझ गया विद्युत परिपथ है क्या। अब विद्युत परिपथ बहुत होते हैं। ठीक है, इन्हीं विद्युत परिपथों से हम क्या करते हैं, एक संरचना, हम घर में वायरिंग कराते हैं, तो विद्युत परिपथों के माध्यम से ही घर में वायरिंग की जाती है। कहीं पे बल्ब लगता है, कहीं पे स्विच लगता है, वायर लगता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत सेल लगता है। ठीक है, ये सब तमाम चीजों से हम एक परिपथ तैयार करते हैं। तो अगला इसकी आप समझ लीजिए विद्युत परिपथ आरेख, हम किस तरीके से विद्युत परिपथ आरेख को तैयार करते हैं। तो इसका डिफिनीशन होगा, किसी विद्युत परिपथ का आरेख
ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा स्रोत के, स्रोत मतलब होता है साधन, ठीक है, इसके जो साधन होते हैं, कोई उपकरण बनाने में जितने भी साधन लगे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, स्रोत के विभिन्न संबंधों को वैद्युत प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। समझ लीजिए, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, देखिए इसमें एक बल्ब लगा है, एक अमीटर होगा, अमीटर का मतलब दोस्तों ये इसके प्रतिरोध को नापता है, ठीक है, विद्युत के प्रतिरोध को नापता है। ये आई लगा है, आई मतलब इसे विद्युत प्रवाह की जा रही है, ठीक है। अब प्रवाह की जाती है तो यहां बैटरी से गुजरता है, विद्युत आपका कहां से चल रहा है, बैटरी से चल रहा है, ठीक है। अब आता है यहां पे एक स्विच है, अगर मैं स्विच को ऑन ऑफ कर दूं तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो एक तरफ की क्या होती है, धारा बंद हो जाती है। जब एक तरफ की धारा बंद हो जाती है तो इसमें क्या होता है दोस्तों, धारा गुजरना बंद हो जाता है। इसलिए हम वायरिंग जब कराते हैं अपने हाउस में तो क्या करते हैं दोस्तों, बल्ब तो आप लगाते हो, फैन लगाते हो, तो जितने भी उपकरणों को हम प्रयोग करते हैं ये विद्युत परिपथ के अंतर्गत आता है। लेकिन जब जिस श्रेणी में हम इसका डायग्राम बनाते हैं, जिस तरीके से इसकी वायरिंग कराते हैं, तो उसी को हम आरेख, विद्युत परिपथ आरेख बोलते हैं। तो अमीटर ये धारा को विद्युत परिपथ मतलब उसमें जो प्रतिरोध होता है उसको मापता है अमीटर। स्विच लगाते हैं यानी बटन का, ये देखिए बटन का प्रतीक है, बटन का प्रतीक कुछ इस प्रकार से होता है, ये बैटरी या सेल लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस है तो एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ क्या होता है, माइनस होता है, समझ में आ रहा है ना। और यहां पर बल्ब लगा दिए, तो ये इस तरीके से डायग्राम आप बना दीजिएगा जब भी आप एग्जाम में अगर ऐसा पूछेगा। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनीशन तो आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये आपके समझने वाली चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत परिपथ का उदाहरण है तो वहां पे सेल दे देगा, विद्युत उपकरण दे देगा, स्विच दे देगा, फिर अगला दे देगा उपयुक्त सभी, तो आप सभी को करिएगा, नहीं तो कई ऑप्शन चेंज करके भी दे सकता है। जैसे यहां पे स्विच दे देगा, लकड़ी दे देगा, विद्युत बल्ब दे देगा, विद्युत बल्ब और तार दे देगा। अब आपसे इसमें बोल दे निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत परिपथ का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा। अब लकड़ी ना दे के यहाँ प्लास्टिक दे सकता है और भी कोई चीजें दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही देगा, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक तो न्यूज यही चल रहा है कि इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा बहुविकल्पी के रूप में होगा। अगर बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न पूछेगा तो यही सब घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो बहुविकल्पी के लिए आपको बहुत डीपली तैयारी करनी होगी। डीपली तैयारी करने वाले सब डिफिनेशनों को आपको एग्जांपल तैयार रखना होगा, ठीक है दोस्तों। अब समझ लीजिए ये तो हो गया क्या, विद्युत परिपथ, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब विद्युत परिपथ आरेख को भी मैंने यहां पे आपको समझा दिया, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों आप अगला स्केच में आपको जो बताने वाला हूं कि बल्ब को किस प्रतीक से व्यक्त करते हैं साइंस में, अमीटर को किस व्यक्ति से, स्विच को, बैटरी को, विद्युत, तमाम चीजों को हम किस तरीके से व्यक्त करते हैं जब हम यहां पे वायरिंग से रिलेटेड काम करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। चलिए अगला स्केच हम देख लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद अगले स्केच की तरफ हम चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए अगला स्केच हम देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला स्केच है आपका विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों के प्रतीक। तो इस तरफ मैंने अवयव लिख रखा है और दाहिनी तरफ मैंने प्रतीक लिख रखा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर विद्युत सेल क्वेश्चन में आएगा, अगर इस प्रतीक दे देगा, बोलेगा विद्युत सेल का प्रतीक है, तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, सीधी लाइन रहेगी, बीच में बड़ा रेखा एक छोटा रेखा, बड़े रेखा प्लस छोटे रेखा माइनस होगा, तो समझ लीजिए वो किसका प्रतीक है, विद्युत सेल का प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। विद्युत बल्ब, बल्ब तो आप पहचान ही जाओगे, बल्ब का पहचान दो तरीके से किया जा सकता है, एक इस तरीके से, एक आपका इस तरीके से दिया रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके का बल्ब आप लिख लीजिए, या तो इस तरीके से बल्ब दे सकता है, तो समझ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला आप समझ लीजिए बैटरी या सेलों का संयोजन। जब संयोजन का मतलब वहां पर बैटरी या सेल एक से अधिक होंगे, तो वहां पर जब एक से अधिक होंगे तब कुछ इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस में रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब हम कभी कभी देखो बच्चे जो होते हैं घर पे बैटरी बनाते हैं, एक बैटरी से दूसरे बैटरी तीसरे बैटरी को जोड़कर हम लाइट को जलाते हैं, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, छोटे से बल्बों को हम उससे जलाते हैं। तो दोस्तों छोटे बच्चे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो इसी तरह की तरीके से प्लस वाला प्लस प्लस में, माइनस वाला माइनस माइनस में जोड़कर अंत में क्या करते हैं, एक विद्युत संयोजन बना लेते हैं, सेलों का संयोजन बनाकर वहां से बल्ब को जला लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका पहचान ये हो जाएगा, इसका प्रतीक। प्रतिरोध,
प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जो इस धारा गुजरती रहती है इस तरीके से, तो इसी तरीके से एक तरंग के रूप में धारा गुजरती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। सीधा, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है, थोड़ा वो श्रृंखला करके गति करता है, तो ये प्रतिरोध का हो जाएगा प्रतीक। अब प्लग बोलिए, प्लग कुंजी बोलिए या तो स्विच बोलिए, लेकिन प्लग कुंजी या स्विच को हम खुली हुई जब रहेगी तो वहां पे क्या होगा, बीच में बिंदु नहीं रहेगा। अगर बिंदु लग जाएगा तो समझ लीजिए बंद कुंजी हो जाएगा, बंद स्विच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर खुली स्विच का प्रतीक आपसे पूछा जाए तो सीधा लकीर खींचे, बीच में ऐसे गोला बनाइएगा, फिर क्या कर दीजिएगा, बीच में बिंदु मत दीजिएगा। अगर बिंदु दे देंगे तो बंद स्विच हो जाएगा। बंद स्विच का मैंने यहां पर प्रतीक देखिए बता रखा है, प्लग कुंजी या स्विच बंद के लिए बीच में बिंदु रहेगा। ठीक है, अब प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रण, प्रतिवर्ती मतलब उसमें कोई रुकावट हो, खेद होता हुआ, तो धारा रुकावट मतलब क्या होता है, यहां से कनेक्शन को कैंसिल कर देते हैं या इसी पे किसी कनेक्शन को लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे धारा का क्या हो जाता है, रुकावट हो जाता है, तो ये इसलिए हो जाएगा। सीधा प्रतिरोध का मतलब रुकावट कर देगा। ठीक है, अब आता है तार संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, तो तारों का जोड़ने के लिए हम किस प्रतीक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एक सीधी सी लाइन, जहां से जोड़ेंगे वहां से दूसरे तार को कनेक्शन दे देंगे तो ये तार का संधि हो जाएगा, यानी तारों का जोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अमीटर। तो अमीटर का हो जाएगा, ए लिखा रहेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ क्या हो जाएगा माइनस। वोल्ट मीटर तो कुछ इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इस तरीके से बनाकर नीचे ऊपर इस तरीके से बना दीजिएगा, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। और तार क्रॉसिंग बिना संधि के, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग मतलब तार एक जगह दूसरे जगह क्रॉस कर रहे हैं लेकिन बिना जोड़े, तब वहां पे क्या होगा, वी लिखकर प्लस माइनस कर देंगे। ए लिख के प्लस माइनस करेंगे तो अमीटर, वी लिख के प्लस माइनस करेंगे तो तार का क्रॉसिंग का संकेत तो प्रतीक हो जाएगा। और वहां पर क्या होगा दोस्तों, बिना संधि के यानी बिना जोड़े हुए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्केच की तरफ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्केच की तरफ। अब दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्केच है आपका विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका डिफिनीशन क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रभाव का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। देखिए दोस्तों, आपको डिफिनीशन में बनाना सिखवा दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले फार्मूले को तैयार रखा करिए। फार्मूला अगर आपको तैयार है तो आप डिफिनीशन आसानी से बना सकते हो। ध्यान दो दोस्तों, पूरा सेम टू सेम बुक की तरह आपको डिफिनीशन नहीं बनाना है। जब भी आपके सामने अगर डिफिनीशन पूछा जाए एग्जाम में तो करना क्या है, देखिए आर बराबर होता है वी अपान आई, वी होता है विभवांतर या विभव। ठीक है, और ये आई है, आई में होता है विद्युत धारा। तो अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक में एकांक या एकांक, देखिए दर बोल सकते हैं या एकांक बोल सकते हैं, किसी चालक में प्रवाहित विभवांतर या विभव, विद्युत विभव के दर में विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या कह सकते हैं विद्युत विभवांतर तथा विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। कोई भी एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता। आप क्लेम कर सकते हो किस तरीके से गलत किया गया। भाई ये तो जाहिर सी बात है कि इनका दोनों का अनुपात ही तो विद्युत प्रतिरोध है, तो हम डिफिनीशन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं अपने आप से। विद्युत, यहां देखिए आर बराबर वी अपान आई निकल रहा है, तो अगर मुझे प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का डिफिनीशन बताना होगा तो हम बता सकते हैं किसी चालक में विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव भी बोल सकते हैं, क्योंकि वी दोनों का प्रतीक होता है। तो आप विभव बोलिएगा, डेल्टा वी विभवांतर होता है, तो आप वी बोलिए किसी चालक में, ठीक है,
विद्युत विभव तथा विद्युत धारा के अनुपात को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। डिफिनीशन आप अपने से बना सकते हो तो बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है। अगर जब नहीं तैयार है तो इसी तरीके से डिफिनीशन बना के आप लिख दीजिएगा, कभी भी रॉन्ग नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। एग्जामिनर जो होता है आपका टैलेंट देखता है, आपका ये नहीं देखता कि आप कितना रट के आए हो। जितना अपने से आप लिखने का प्रयास करोगे किताबी ज्ञान से ज्यादा बेस्ट रहेगा, ज्यादा नंबर उठा पाओगे आप। ध्यान दीजिए, अपने से ज्यादा लिखने का प्रयास करोगे तो देखिए किताब को आपको रटना नहीं होता, उसको क्या करना होता है, समझना होता है। अगर आप समझ चुके हो तो अपने से एक्सप्लेन कर दोगे, नंबर अच्छा खासा उठा के आओगे। जो डेली 4 घंटे रट रहा है ना, आप 2 ही घंटे पढ़ो, लेकिन समझदारी के साथ समझ कर जितने ही पॉइंट पढ़ो उसको एक बार पढ़ो, फिर कम से कम 5-6 बार उसको कहानी की तरह पढ़ो, उसके बाद एक कॉपी में लिखा करो, जो पढ़े रहा करो। ये पढ़ने अच्छे स्टूडेंट की खूबी होती है कि इसी तरीके से तैयार करते हैं, जो 99% तक ला देते हैं एग्जाम में। तो आप भी इसी तरीके से तैयारी करें, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि इसको विद्युत प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। लेकिन इसका एक मात्रक और होता है, देखिए मात्रक भी आप अपने से निकाल सकते हैं। V का मतलब वोल्ट, और ये बटे लगा दीजिए। I का मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका एक मात्रक और निकल कर आपके सामने आ रहा है कि अगर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक आपसे एग्जाम में पूछे, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है, और क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका फार्मूला निकलेगा R बराबर V/I। तो फार्मूले को तैयार रखिए, फार्मूला आपका निकल रहा है क्या दोस्तों, R बराबर V/I, ठीक है। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपका फार्मूला होगा। चलिए, जितने भी मैंने स्केच पढ़े हैं विद्युत धारा में इसके अंतर्गत, तो मैंने कुछ न कुछ न्यूमेरिकल सभी में सॉल्व करा दिए, तो इसमें भी मैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व आपको करा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, जब कुछ इस तरीके से आएगा तो हम भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बोल रखा है, यदि एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है तो परिपथ के प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध यानी विद्युत प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध को हम R से व्यक्त करते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस R होगा, तो R बराबर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि R आपसे पूछा जा रहा है। और फिर बोल रहा है यदि एक विभवांतर का, एक परिपथ का विभवांतर प्रवाहित धारा का 2 गुना है, यानी जो V है वो धारा का कितना गुना है, 2 गुना। ये 2 गुना है तो हम इसमें 2 से गुना करेंगे धारा में, तभी तो विभवांतर आपस में बराबर होगा। तो इसलिए हमने धारा में क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, और ये विभवांतर के क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आपको फार्मूला पता है कि R बराबर होता है V/I, तो R बराबर हमें निकालना ही है, तो V की वैल्यू कितनी रखी जाएगी, 2I, और नीचे I है ही, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, प्रतिरोध कितना निकलेगा, 2 ओम, ठीक है। ओम लिखिए, या आप वोल्ट प्रति एम्पियर लिख सकते हैं। ओम देखिए आप इस तरीके से बना भी देंगे तो आपका ओम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ओम का प्रतीक होता है, तो आप ओम बना देंगे तो तब भी सही है। प्रतीक में आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा काम करिए, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्केच की तरफ। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट इसका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्केच की तरफ, देख लेते हैं अगला स्केच क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगला स्केच है, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किन किन पर निर्भर करता है, चलिए उसको भी ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले तो प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। मैंने पार्ट 1 में भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहां पे समझाया था, या नहीं समझे हो तो यहां पर देख लो आप। देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ये जब मुझे एग्जाम्पल देना होगा, जब आप क्वेश्चन को, मतलब आप जब क्वेश्चन का आंसर देने लगते हैं तो प्रश्नों में इस तरीके के उत्तर देते समय लिखना पड़ता है। तो लिख लीजिए इसके निम्नलिखित कारक हैं, इस तरीके से भी लिख दीजिएगा। अब पहला कारक जो है, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R होता है। R आपको पता है ना, चालक की लंबाई यानी लेंथ L मान लिया है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए भी दोस्तों,
किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब देखिए R अनुक्रमानुपात L, यहां मैंने एक लिखा रखा है, देखिए R जो अनुक्रमानुपात क्या है, L है। कहने का मतलब अगर तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध तार की लंबाई घटा दी जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो अर्थात कहने का मतलब हम कह सकते हैं किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R जो होता है वो चालक की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह चालक की यहां पर समझ में आ गया ना, लंबाई जब बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध भी बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा जाता है, और अगर घटा दी जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्षेत्रफल यानी एरिया। पहला आपने पढ़ा लंबाई, दूसरा आप देखोगे क्षेत्रफल, एरिया के बारे में। देखिए दोस्तों, किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल को मैंने ए से माना है क्योंकि एरिया होता है, और दोस्तों प्रतिरोध को मैंने आर से मान रखा है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक, अब समझ लीजिए दोस्तों, बोला है किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका उल्टा होता है। यदि आप प्रतिरोध को देखो, यदि आप हम क्षेत्रफल बढ़ा दोगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और दोस्तों अगर हम प्रतिरोध बढ़ा देंगे, देखिए प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, घट जाएगा, घटाना पड़ेगा। अगर हमें क्षेत्रफल बढ़ाना है तो प्रतिरोध को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये वायर है, अगर वो इसी वायर को मैं और बढ़ा दे, इसका मोटा और मोटा तार ले लें तो क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, घट जाएगा। अगर पतले वायर में चल रहा है प्रतिरोध तो समान है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी जगह मोटा वायर कर दे और प्रतिरोध उतना ही प्रवाहित करें तो दोस्तों क्या होगा, यहां पर क्या होगा दोस्तों, प्रतिरोध घट जाएगा। घट क्यों जाएगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, पदार्थ की प्रकृति। देखिए यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, मान लीजिए जैसे एक वायर जो है जर्मेनियम की है, एक जो है सिलिकॉन की है। दो वायर है, ये पहला वायर है और ये दूसरा वायर है। पहला जर्मेनियम की है, दूसरा सिलिकॉन की है। मान लीजिए दोनों तार हैं और आपको पता है कि जर्मेनियम अर्धचालक होता है, सिलिकॉन भी क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो अर्ध जब चालक होता है तो मैंने आपको बता दिया कि जब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिरोध करेंगे, प्रवाहित करेंगे। यहां बोला है क्या, यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न होने का मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम जर्मेनियम में प्रतिरोध प्रवाहित करेंगे उतना ही और उतना ही सिलिकॉन में करेंगे तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है ताप। अगला पॉइंट समझ लीजिए, टेम्परेचर। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ लीजिए दोस्तों, ये क्या कहना चाहता है, यहां पर बोल रखा है किसी भी चालक तार का, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, आर होता है, और क्या होता है, ताप। ताप क्या होता है, थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, आर अनुक्रमानुपाती थीटा। ताप बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो ताप भी घटेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर कोई चालक है उसका प्रतिरोध बढ़ा दिया जाएगा तो उसका ताप भी बढ़ जाएगा, उसका ताप घटा दिया जाए, यानी प्रतिरोध घटा दिया जाएगा तो ताप भी घट जाएगा। तो ये था दोस्तों प्रतिरोध के कारक, वे कारक जो जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किन किन पर निर्भर करता है, लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट स्केच की तरफ। दोस्तों अगला स्केच है आपका ओम का नियम।
जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम आपके एग्जाम में हर साल ही पूछा जाता है, या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, या तो उसका मात्रक पूछता है, या तो उसका दोस्तों डिफिनीशन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला स्केच हम देख ही लेते हैं ओम के नियम को। अब देखिए दोस्तों ओम का नियम, ओम ऑफ लॉ, तो ध्यान दीजिए ओम्स लॉ को समझ लीजिए, ओम के नियम को समझ लीजिए दोस्तों। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए इसका डिफिनीशन क्या होता है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। समझिएगा, देखिए कोई तार है, ठीक है, बोला है किसी तार के, धातु के तार में, ये कोई धातु का तार है, प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा, इसमें मान लीजिए विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब तार के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा दोस्तों, धारा के, यानी विभवांतर जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा धारा के, यानी आई के। ठीक है, जब क्या होगा दोस्तों, विभवांतर और धारा क्या होंगे आपस में, ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। अगर हम यहां से अनुक्रमानुपात हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लगेगा और नियतांक आएगा, क्या यहां पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो V बराबर यहाँ पे आर आई निकल जाएगा, या आप R बराबर निकालोगे तो I बटे में जाएगा, V अपान क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। ये दोस्तों फार्मूले निकलेंगे आपका, और इसका आपको पता है कि मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम के नियम का अगर फार्मूला का मात्रक पूछा जाए तो इसका मात्रक ओम होता है। अब समझ लीजिए V क्या है, V जो है ये आपका विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव कर लीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, विभवांतर या विभव कह लीजिए, क्योंकि दोनों को हम V से व्यक्त करते हैं। और I जो है तार में प्रवाहित क्या है, धारा है, तो लिख लीजिए तार में प्रवाहित धारा। ठीक है दोस्तों, तार में प्रवाहित धारा। और R जो है यह क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ओम का सूत्र क्या है, तो ओम का सूत्र R बराबर V अपान I लिखेंगे तब भी सही है, V बराबर R I लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुविकल्पी के रूप में पूछा जाता है। या आपसे पूछ लेगा V, R तथा I में संबंध लिखिए, तो ये संबंध किसका है, ओम के नियम का है, या तो प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का कह लीजिए सूत्र है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो दोस्तों इसके बाद एक स्केच और है आपका, चलो इसको भी हम इसी वीडियो में करा दे रहे हैं, प्रतिरोधों का संयोजन जो है इसी वीडियो में हम उसको करा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद हम अगले स्केच की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले स्केच को हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन इस चैप्टर का लास्ट स्केच है दोस्तों। तो प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले हम समझेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन है क्या, देखिए दोस्तों, इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के समान धारा प्रवाहित होती हैं। जितने भी प्रतिरोध है इसमें धारा क्या होती है दोस्तों, समान प्रवाहित होती है। एक बार ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर हमारे जो घर होते हैं, घरों में वायरिंग हुआ रहता है, वायरिंग जो हुआ रहता है घरों में वो श्रेणी क्रम में होता है। बल्बों का जो वायरिंग होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में होता है तो वहां पर क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध प्रवाहित होता है, यानी समान प्रतिरोध सभी बल्बों को मिलता है, समान धारा वहां पर प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो बल्बों के वायरिंग के लिए कौन सा यहाँ पे संयोजन किया जाता है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है क्या कहते हैं, पंखों के लिए सबसे बेस्ट, बल्बों के लिए सबसे बेस्ट संयोजन होता है। अब दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन।
इस संयोजन के अंतर्गत दोस्तों जब हम प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। जैसे यहां से जो प्रतिरोध प्रभावित की जाती है धारा, तो ये 3 खंडों अलग अलग खंडों में जब विभक्त होता है तो वो क्या होता है, प्रतिरोध इसका न्यूनतम यानी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन के अंतर्गत क्या होता है कि पंखों की वायरिंग की जाती है। मैंने आपको बताया श्रेणी क्रम में, जैसे श्रेणी क्रम में यहाँ एक बल्ब चल रहा है, एक बल्ब यहाँ, फिर एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ, तो इसी में से इसका वायरिंग, फिर इसी में से इसका वायरिंग, इसी में से इसका वायरिंग, सभी बल्बों का कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए यहां पर बोर्ड है, ठीक है, इसी बोर्ड से सभी बल्बों की वायरिंग एक तार से ही कर दी जाती है, तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, लेकिन जो समांतर क्रम संयोजन होता है इसकी वायरिंग एक ही तार से नहीं की जा सकती। जैसे आपका यहाँ पे बोर्ड है, अब बोर्ड में से यहां से अगर वायरिंग ली जाएगी तो ये मान लीजिए आपके क्या है, फैन, यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों, फैन है। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या है, फैन है, यहां पर भी आपका क्या है दोस्तों, मान लीजिए फैन है। ठीक है, सपोज दैट मैं जल्दबाजी में समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये तीनों मान लीजिए आपका क्या है, फैन है, ये तीनों। ठीक है, अब ये तीनों फैन है, अगर इसका वायरिंग करना होगा तो पहले तार इसका इसमें जाएगा, फिर यहीं से तार इसके लिए यहां पे जाएगा, फिर यहीं से तार इसका यहां पर जाएगा। तो ये होता है दोस्तों समांतर, यहां पे समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो यहां पर प्रतिरोध क्या हो जाती है, न्यूनतम यानी कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सभी का ये प्रतिरोधों का योग किसके बराबर होता है, इसके प्रतिरोध के। ठीक है, श्रेणी क्रम में बटे में लिया जाता है, और श्रेणी क्रम में देखिए सीधा लिया जाता है, और समांतर क्रम में बटे में ले लेते हैं। अब आता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे इस प्रकार के संयोजन में कुछ प्रतिरोधें श्रेणी क्रम तथा कुछ प्रतिरोधें समांतर क्रम में संयोजित होती हैं। देखिए या अगर इन दोनों को लिया जाए तो श्रेणी क्रम में है यानी सीधी है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को लिया जाए तो दूसरे के क्या है, ये समांतर क्रम में है। समांतर का मतलब सीधी होती है। ठीक है, और श्रेणी का मतलब उसी में जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए ये यहां से सीधा चला जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में आ रहा है, लेकिन ऐसे पे लिया जाएगा तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो जिसमें श्रेणी का और समांतर क्रम दोनों होते हैं दोस्तों, वो क्या होता है, ये मिश्रित क्रम संयोजन होता है। ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब इसमें बल्ब एक साथ, पंखे एक साथ, सबका वायरिंग एक साथ ही कर दिया जाए तो वो क्या हो गया, आपका मिश्रित क्रम संयोजन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है अब समाप्त। अब इन्हीं फार्मूलों पर आधारित आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो इन फार्मूलों को आप तैयार रखिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन कराया जाएगा। अगला वीडियो में जब लेके आऊंगा आपका न्यूमेरिकल के साथ आऊंगा, और आपके सभी न्यूमेरिकलों को मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो ना। अगर इसका 1 भी रुपया चार्ज लगता है तो मत करिएगा, और नहीं लगता तो करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप फ्री में पूरा क्लास दिया जा रहा है, आप एक बटन को प्रेस नहीं कर सकते। रेड बटन को प्रेस करने में क्या जा रहा है, प्रेस करके इस चैनल से जुड़ जाइए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।